हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 5 नवंबर 2022 को लिए गए पेपर जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी हरियाणा जीएस को सॉल्व करेंगे। इसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे हम, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी के क्वेश्चन रिपीट हो इसमें से, तो हम एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में दामन शब्द से क्या अभिप्राय है। हरियाणा में सभी बच्चे जानते हैं, हरियाणा में रहने वाले सभी बच्चे, कि दामन जो है एक स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है जो एडी से तक लंबा होता है और घेरेदार घाघरा, तो इसको घाघरा भी बोला जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है सी। हरियाणा में दामन शब्द से क्या अभिप्राय है, एडी तक लंबा घेरेदार घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा 919 बी 919 को माना जाता है बेटा, 919, जिसका पुराना नाम 71 बी था, 71 बी। और ये सिचुएशन कहाँ पर है इसकी, ये सिचुएशन है रेवाड़ी से पलवल, रेवाड़ी पलवल। इसकी कुल लंबाई लगभग मानी जाती है करीब 5 किलोमीटर, या यूं कहे 4.7 किलोमीटर के करीब इसकी जो लंबाई मानी जाती है। बट दिए गए ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसके लिए हमें ये नहीं ऑप्शन में से कोई एक देखना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनता है नेशनल हाईवे 48A, जिसकी लंबाई करीब करीब 8 किलोमीटर मानी जाती है। ये 8 किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ पर है, दिल्ली गुरुग्राम। इसको माना जाता है ये बीच में है दिल्ली गुरुग्राम, ये दिल्ली गुरुग्राम के बीच में है। इसी के अनुसार जो नेक्स्ट है ये नेशनल हाईवे 8, ये जयपुर हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे है, जिसका अभी हाल में नाम जो है, नए नाम बदल दिए गए हैं, इनके काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे, ठीक है, 48, अभी इसको 48 नेशनल हाईवे 48 के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 71A की, तो नेशनल हाईवे 71A रोहतक पानीपत है, रोहतक पानीपत, रोहतक पानीपत के बीच में जो नेशनल हाईवे है उसका नंबर 71A है। तो हमारा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन है 4148A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है। रोसली, या इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें, इसको रोसली या रसोली भी बोल सकते हैं, इसको रसोली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में रसोली या रोसली मिट्टी होती है रेतीली दोमट मिट्टी, सैंडी लोयम सोयल, रेतीली दोमट मिट्टी। ये रेतीली है, ठीक है, सैंडी है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में जुताई आसान होती है, इस मिट्टी को जोतना आसान होता है। दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, जौ, इस तरह की फसलें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पैदा की जा सकती हैं। और इसका थर्ड इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में ये मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली दोमट मिट्टी है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किससे है। हमने जो इससे पहले वाला पेपर सॉल्व किया था उसमें ये इस योजना के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। ये हरियाणा की गांव में बिजली आपूर्ति करवाने से संबंधित एक योजना है, जिसका उद्देश्य है गांव में 24/7 बिजली उपलब्ध करवाना। बट इस योजना की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, नंबर 1, गांव में चोरी नहीं होनी चाहिए, बिजली चोरी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो मीटर हैं वो घर के बाहर होने चाहिए, घरों से बाहर होने चाहिए, क्या, बिजली के मीटर जो है घरों से बाहर होने चाहिए। और तीसरा इसमें क्या है, ए बी केबल लगाई जाएंगी, ए बी केबल, ए बी जो लाइनें हैं वो होंगी, मतलब नंगी तारों पर नहीं बल्कि ए बी केबल बिछाई जाएंगी। उस हिसाब से ये योजना है गांव में बिजली उपलब्ध करवाने की, और इस योजना को 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात हो रही है, काफ़ी पुराना, अभी 6 साल हो चुके हैं बेटा, बट ये पेपर 2022 में हुआ था। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उस टाइम के लिए ये करंट का क्वेश्चन था, बट अभी काफ़ी पुराना है, बट फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था पैरा ओलंपिक 2020 में। उस टाइम पर ये हरविंदर के द्वारा तीरंदाजी में जीता गया भारत का पहला पदक था। तो इन्होंने शुरुआत की थी तीरंदाजी पैरा ओलंपिक्स में, भारत के पदकों की शुरुआत करी थी कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में जीता गया ये पहला पदक था। और टोटल पदक आए थे इस इवेंट में 19, जिस इनमें से 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा प्रीवैन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? हरियाणा प्रीवैन योजना, हरियाणा प्रीवैन से संबंधित 2 योजनाएं हैं जब जो अभी हाल फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में एक बार देखते हैं। हरियाणा प्रीवैन योजना एक योजना है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एक योजना है, मुख्यमंत्री छात्र प्रीवैन योजना, मुख्यमंत्री छात्र प्रीवैन योजना। ये योजना शुरू करी गई है 5 नवंबर 2023 को, 5 नवंबर 2023 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है बच्चों? इस योजना का उद्देश्य है जो हरियाणा के दूर दराज के गांव हैं वहां से बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए परिवहन उपलब्ध करवाना। इसके लिए योजना है, उस गांव के अगर 50 बच्चे हैं तो एक बस लगा दी जाएगी, एक बड़ी बस लगाई जाएगी जो इन बच्चों को स्कूल में लेके जाएगी। दूसरा, अगर बच्चों की संख्या 30 से 40 है तो वहां पर एक मिनी बस लगाई जाएगी। और तीसरा, अगर वहां पर बच्चों की संख्या 5 से 10 है तो वहां पर एक रिक्शा की को उपलब्ध करवाया जाएगा, एक रिक्शा लगाई जाएगी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इसी तरह की एक योजना और भी है जो यातायात से संबंधित है। इस योजना को बोला जाता है शॉर्ट में हैप्पी, हैप्पी योजना। ये योजना शुरू हुई है 2024 में। हैप्पी की फुल फॉर्म है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। इस योजना का मकसद है कि हरियाणा के वो गरीब आदमी या हरियाणा के वो अंत्योदय परिवार जिनके पास अंत्योदय कार्ड है या यूको जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए पर एनम प्रति वर्ष से कम है, ठीक है, उन परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती है कि हरियाणा गवर्नमेंट उनको 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा देती है। इसके लिए इनको एक कार्ड बनवाना पड़ता है, हैप्पी कार्ड, जिसका वन टाइम चार्ज 50 रुपये करीब लिया जाता है। इसके अलावा इस पर इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बट ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इसमें फैक्ट नहीं है, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें हरियाणा परिवहन योजना कब शुरू करी गई थी, तो इसका आंसर बेटा हम देख सकते हैं 21 फरवरी 2018 में। 21 फरवरी 2018 में, ये काफ़ी पुराना है। दूसरा, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और भी नोट कर सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन मानी जाती है हरियाणा की रोडवेज की स्थापना। और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है बेटा चंडीगढ़ में, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन सा दरबारी कवि है? राजा हर्षवर्धन, सभी जानते हैं राजा हर्षवर्धन अंतिम, राजा हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू या बौद्ध, इन अंतिम हिंदू या बौद्ध शासक के रूप में जाना जाता है। अंतिम हिंदू शासक हैं प्राचीन भारत में, ये अंतिम हिंदू और बौद्ध शासक के रूप में फेमस है। इनका वंश जो है बेटा पुष्यभूति है, पुष्यभूति वंश से संबंधित है ये। इनकी राजधानी जो रही है वो थानेसर रही है, थानेसर। थानेसर कहाँ पर है?
वर्तमान कुरुक्षेत्र में ये है। दूसरा, इनकी बाद में जो दूसरी राजधानी बनी है, जो इन्होंने राजधानी बनाई है, वो है कन्नौज। कन्नौज जो है इनकी दूसरी राजधानी है, जो बाद में बनी है कन्नौज। तो राजा हर्षवर्धन फेमस राजा रहे हैं, हरियाणा से संबंधित है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दूसरा, इनके दरबार में जो कवि हैं उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट संस्कृत के कवि हैं, काफी फेमस हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बाणभट्ट ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें एक है हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। दूसरा, इन्होंने लिखी है कादम्बरी, कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में एक फेमस बात है कि कादम्बरी को ये पूरा नहीं कर पाए थे। कादम्बरी को पूरा करने का काम इनके जो पुत्र हैं भूषण भट्ट, इसको पूरा किसने किया था? भूषण भट्ट, भूषण भट्ट। भूषण भट्ट ने इसका दूसरा भाग जो है वो पूरा किया था। पहला भाग बाणभट्ट ने पूरा किया था, जो इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके दूसरे भाग को पूरा किया था भूषण भट्ट ने, जो इनके पुत्र हैं। इसके अलावा इनके लिए फेमस है कि कौन सी किताब और भी कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। तो एक बुक है चंडी शतक, चंडी शतक। और तीसरा, जो फोर्थ है इनकी जो कृति है या इनकी जो रचना है, चौथी इनकी रचना है पार्वती परिणय, पार्वती परिणय। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में रहने वाले बाणभट्ट, जो उनके दरबारी कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई साहित्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में आयोजित होने वाला कौन सा मेला है? सोनपुर मेला बेटा, बिहार में। सोनपुर मेला बिहार में होता है। कुंभ मेला, कुंभ मेला होता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से, ये नासिक में होता है। पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है। और अगर हम बात करें गोपाल मोचन, जिसका दूसरा नाम कपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है, इसको गोपाल मोचन, तो हमारा राइट आंसर है बच्चों गोपाल मोचन। गोपाल मोचन मेला लगता है। गोपाल मोचन मेले की अगर हम बात करें, ये लगता है बिलासपुर, यमुनानगर। हरियाणा का यमुनानगर जिला है, यमुनानगर जिला के बिलासपुर में लगता है। इस मेले की खासियत है कि ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है ये? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को प्रति वर्ष लगता है ये मेला, प्रति वर्ष। इसकी दूसरी खासियत है इस मेले की कि ये हिंदुओं के साथ साथ ये सिखों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हिंदू और सिखों दोनों के लिए, दोनों समुदायों के लिए ये मेला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस है ये मेला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के मंडल और कॉलम 2 में दिए गए हरियाणा के जिलों को मिलाइए। तो हरियाणा में टोटल मंडलों की संख्या सभी को पता है। टोटल मंडल हरियाणा में 6 हैं। हर मंडल में 2 या 2 से 2, 3, 4, किसी में 4 भी हैं, जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो उनके हिसाब से आपको इसको मैच करना है। तो करनाल जो मंडल है, करनाल मंडल में इनमें से कौन सा है? जींद है, सिरसा है, पानीपत है, कैथल है। तो करनाल मंडल में आता है बेटा ए। ठीक है, कौन सा आएगा? बी। तो पहले का हो गया बी। दूसरा, हिसार मंडल में आता है जींद और सिरसा, ए। और तीसरा, अंबाला मंडल में आता है कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, डी। और रोहतक मंडल में आता है झज्जर और भिवानी, सी। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, तो इसका आंसर डी हो गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए रिजर्व हैं? लड़कियों के लिए हरियाणा के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आईटीआई और पॉलिटेक्निकल्स, उसमें कितनी सीटें बच्चियों के लिए रिजर्व हैं? तो अगर हम बात करें आईटीआई की, तो इसमें लगभग 30% सीटें रिजर्व होती हैं। और अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक की, तो इसमें
करीब 25% सीटें इसमें रिजर्व होती हैं, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सी बनेगा। इसमें दिए गए ऑप्शंस में इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक, फेमस है बेटा शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक का संबंध कहाँ से है? हिसार से। हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक किस खेल से संबंधित है? शिवांगी पाठक की खासियत है कि इन्होंने, जब ये 16 वर्ष की आयु की थी, तब ये 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 2018 में, तब इनकी उम्र 16 वर्ष थी, 2018 में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है, हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, को इन्होंने फतेह कर लिया था। माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ने में कामयाब हो गई थी। तो इनका संबंध क्या कौन से है बेटा? पर्वतारोहण से संबंधित है, तो ये पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IIM रोहतक। तो ये जो IIM रोहतक है बेटा, ये रोहतक हरियाणा का एकमात्र, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एकमात्र, या यूं कहें कि दिल्ली NCR का रीजन में भी एकमात्र है। तो इसकी स्थापना हुई है 2009 में, बट इसमें वर्किंग शुरू हुई है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर छोटूराम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किस महाविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि पूरी की है? तो सर छोटूराम को जैसे सभी जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, ये बचपन का इनका नाम है रिचपाल। रिचपाल। दूसरा, इनको एक उपाधि मिली है, इनको एक टाइटल प्राप्त हुआ है बेटा, जिसको बोला जाता है सर या नाइट की उपाधि। ये इनको अंग्रेजों के द्वारा 1937 में दी गई है। इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए 1937 में इनको सर और नाइट की उपाधि प्राप्त हुई है। इनका कुछ उपनाम भी हैं, इनके एक दो अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। इनका उपनाम है, इनको जाना जाता है रहबर ए आजम। रहबर ए आजम। इनका दूसरा नाम है दीन बंधु। इन्होंने अपनी स्नातक की जो डिग्री है 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। किस विषय में? संस्कृत में। संस्कृत विषय में इन्होंने अपनी ये डिग्री जो है प्राप्त की है, पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति ने रखी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव किस राष्ट्रपति? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 में इसका उद्घाटन किया था, या इसकी नींव रखी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक संस्कृत क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शारदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में शारदा देवी का एक फेमस मेला है, ये कहाँ पर लगता है? त्रिलोकपुरी अंबाला में लगता है बच्चों। ये त्रिलोकपुरी अंबाला में ये मेला लगता है। इस मेले की खासियत है, ये हर प्रति 2 वर्ष में एक बार मेला लगता है। ये 2 साल में एक बार लगने वाला ये मेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो अगर अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो पता लगेगा बेटा, हरियाणा जो भारत के, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हरियाणा भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और अगर बात करें हरियाणा के नॉर्थ में कौन से राज्य हैं? एक हरियाणा के नॉर्थ में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। दूसरा, अगर हम ईस्ट में बात करें तो यूपी है। और अगर साउथ है और वेस्ट में बात करें तो इस तरफ राजस्थान, हरियाणा के साउथ और वेस्ट में राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा के किस जिले में जन्मे हैं? तो परमवीर चक्र आप सबको पता है। परमवीर चक्र भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो कि असाधारण वीरता दिखाने पर दिया जाता है। तो हरियाणा के होशियार सिंह को ये परमवीर चक्र मिला है। तो इनका जन्म स्थान पूछा है, कहाँ पर जन्म होया है? तो इनका जन्म बेटा सिसाना सिसाना सोनीपत में ये जन्मे हैं। और इनको जो ये परमवीर चक्र मिला है, ये मिला है 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध 1971 के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इस युद्ध के दौरान इन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। ये युद्ध इस युद्ध को मैं जारपाल की लड़ाई जारपाल की लड़ाई के लिए इनको ये दिया गया था, जिसमें इन्होंने एक असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? हरियाणा का टोटल एरिया पूछा गया है। हरियाणा का टोटल एरिया कितना है? तो हरियाणा का टोटल एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब ये हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, भारत का कौन सा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% एरिया हरियाणा के पास है। और हरियाणा में 1.34%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हरियाणा के पास जमीन है। इसके अलावा हरियाणा भारत का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा बड़ा राज्य है? तो वो भारत का 21वां बड़ा राज्य माना जाता है, 21वां बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब भी ये आसान आसान से क्वेश्चन पेपर में होते हैं बेटा, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान और अटेंशन की ज़रूरत होती है। इनको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेता, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपसे करवाते हैं सिली मिस्टेक्स। तो हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा राज्य दिवस मनाया जाता है। सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था। तो इसका आंसर है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है? रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ये रिचार्जिंग वेल जो योजना है, ये एक तरह से भूजल स्तर का सुधारने के लिए, या ये कह लो कि वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए एक योजना है। इसी से संबंधित दो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं यहाँ पर, जिनका हमें पता होना चाहिए। एक योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना। और दूसरी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। अटल भूजल योजना शुरू हुई है अप्रैल 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 को। और जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, ये शुरू हुई है 6 मई 2020। क्या है ये योजनाएं? अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो आपकी ये रिचार्जिंग वेल योजना है, इसके तहत रिचार्जिंग वेल, जो वेल बनाए जाएंगे, जो बारिश के पानी को डायरेक्ट जो जमीन में लेकर जाएंगे, जिससे भूजल स्तर सुधरेगा। और जो ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसका संबंध है हरियाणा में जो धान की खेती है, धान की खेती को छोड़कर कोई अगर किसान ज्वार, बाजरा या कोई अन्य कम पानी वाली जो फसल है उसको उगाता है, तो उसको हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ पैसे या कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ सब्सिडी दी जाएगी। ये उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। हरियाणवी लोकोक्ति ठाली बैठी नान काटड़े मुंडे।
ठाली बैठी नाण काटड़े मुंडे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जब आदमी के पास कोई सही काम नहीं होता है और वो उसके पास काफ़ी समय है, फ्री समय है, तो वो कोई उल्टे सीधे काम ही करता है या कोई ऐसे काम करता है, अनप्रोडक्टिव काम करता है। तो इसी के हिसाब से इसका आंसर देखते हैं। उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना, कि जब किसी आदमी के पास कोई उपयोगी काम नहीं होता है तो वो अनुपयोगी काम ही करता है। तो इसका आंसर ये है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार किस वर्ष किया गया था? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये शुरू हुआ था सबसे पहले 1987 में। तो ये हरियाणा में फरीदाबाद में आयोजित होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होने वाला हरियाणा का या सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। ये क्राफ्ट मतलब बड़ा शिल्प मेला है, ये शिल्प मेला है। इसका आयोजन जनरली फरवरी माह में 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अब की बार 2026 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है, 2026 में 39वां मेले का आयोजन हुआ है। अब की बार इसका 39वां मेला लगाया गया, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इस मेले में जो इसकी थीम है, मेले की जो थीम है, लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल इस मेले की अब की बार थीम है। और इसके थीम राज्य हैं यूपी और मेघालय, और सहयोगी देश है मिस्र। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सबसे पहले 1987 में आयोजित किया गया था, जो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है और विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याकुल्ट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? याकुल्ट सभी ने इसको पिया होगा, ठीक है, एक ड्रिंक है, छोटी सी सैसे आता है इसका, जो उसको बोला जाता है कि पेट के लिए, इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं पेट के लिए अच्छा होता है। याकुल्ट उत्पादन इकाई सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये राय इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, बट इसका प्रोडक्शन जो है इसमें वो 2008 में शुरू किया गया था बच्चों। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था? राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगाया गया था? दूसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है? इसके दो आर्टिकल हैं, 365 356 और 365। ये दो आर्टिकल के तहत ये की घोषणा की जाती है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में अब तक कितनी बार लगाया गया है? इसको राज्य आपातकाल भी बोला जाता है। हरियाणा में अभी तक ये 3 बार लग चुका है। पहली बार जो लगा था बेटा, ये पहली बार लगाया गया था 1967 में, 1967 में पहली बार लगाया था। इस टाइम पर ये लगभग 183 दिन तक ये आपातकाल रहा था, राज्य आपातकाल रहा था, जिसमें सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह जो है इसमें सीएम थे। जब पहली बार हरियाणा में आपातकाल लगा था, दूसरी बार आपातकाल हरियाणा में 1977 1967 में लगाया गया था। अब ये आपातकाल लगभग 52 दिन तक रहा था। इस समय भारत के जो हरियाणा के जो सीएम थे वो बनारसी दास गुप्ता सीएम थे। और तीसरी बार जो आपातकाल लगा था वो 1991 में लगभग 1991 108 दिन तक
1991 में 108 दिन तक ये आपातकाल रहा था। तब सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। तो हरियाणा में अभी तक 3 बार लगा है, तो इसके हिसाब से दूसरा सेकंड जो आपातकाल है 1977। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास की दिशा में व्यय किया गया? तो ये 2022-23 के बजट की बात पूछी गई है बेटा। जो आज 2026-27 का बजट जब चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो काफी पुराना क्वेश्चन है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बजट जो है वो 2026 और 27 वाला जो बजट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी बजट के हमें फैक्ट याद करने हैं। तो ये बजट जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा पेश किया गया है। नायब सिंह सैनी ने ये बजट पेश किया गया है। कुल बजट 2,23,658.17 करोड़ का जो कुल बजट है, और ये पिछले बजट के मुकाबले लगभग 10% अधिक है। पिछले बजट के मुकाबले कितना प्रतिशत अलग है? लगभग 10% अधिक है। और इसमें अगर देखा जाए तो कृषि पर जो व्यय किया गया है, पर जो व्यय है, कृषि के लिए जो निर्धारित राशि की गई है वो है करीब करीब 8.74%। और अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा में इस पर निर्धारित किया गया है लगभग 10.24%। और अगर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर इस बजट में 21.73% राशि निर्धारित की गई है। तो इस हिसाब से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 2026-27 का बजट है बेटा, ना कि 2022-23 वाला। बट फिर भी 2022-23 के बजट में जो राशि निर्धारित की गई थी ग्रामीण विकास के लिए वो प्रतिशत है 5%। बी आंसर ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी। इसमें हमने 25 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, जो हरियाणा के पिछले एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में